जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर कराऊंगा जो सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी होगा। तो इस मॉडल पेपर में हम लोग सीडीपी, ईवीएस, हिंदी और मैथ के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा में आपको छपे हुए मिलेंगे। साथियों, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, अगर बात करें 0 से 2 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। लेकिन 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक बचपन की अवस्था कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों के बारे में साथियों पूछा जा रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं, तो बिल्कुल सही। ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, तो ये भी नहीं साथियों। केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं साथियों। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर 2 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, लचीला शिक्षा शास्त्र या अगम इमारत या अनम्य मानसिकता या मानकीकृत पाठ्यक्रम। कहीं भी साथियों अगर मानकीकृत आ रहा है तो आप उस ऑप्शन को ही कट कर देंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो होना चाहिए वो लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। साथियों, बहुत कठोर शिक्षा नहीं होना चाहिए। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बच्चे को सेंटर में रखकर होनी चाहिए। कभी बच्चे को कुछ कंटस्थ नहीं कराना है, कभी उसे साथियों परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए नहीं कहना है। क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, इसमें बच्चे को सिखाया जाता है, ना तो उसको रटवाया जाता है, ना उसको परिभाषाओं को याद करने के लिए कहा जाता है। सिर्फ उसको समझाया जाता है, उसको एक माहौल दिया जाता है पढ़ाई वाला। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। तो साथियों, बिना समझे नकल करना, ये तो बिना समझे और नकल करना ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से सुनना ये भी गलत हो जाएगा। रट कर याद करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये भी गलत है। रट कर याद नहीं करवाना है बच्चे को करके सिखाना है। क्या करके सीखना होता है बच्चे को। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, ये सीडीपी के क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे, और फिर हिंदी के और फिर मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। हमें यह देखना है कि कौन सी शैक्षिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान देती है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन होना चाहिए, तो बिल्कुल साथियों। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, तो बिल्कुल सही साथियों। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, तो बिल्कुल। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, तो ये आपका साथियों योगदान नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। लेकिन मैंने आपको बताया था साथियों, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए छठे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। उसके बाद देखिए किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। बताइए किसके सिद्धांत में, यानी कि इस सिद्धांत की अगर बात करें, देखिए एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बच्चों से संबंधित बहुत सारी बातचीत की है। लेव वाइगोस्की का नाम एक ऐसा नाम है जो बच्चों से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किसके सिद्धांत, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा जो है ना ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो बहुत सारी चीजें बताई हैं वाइगोस्की ने बच्चों के बारे में। तो प्रश्न वहां से बनते हैं, तो प्रतियोगिताओं के बारे में बताया है तो नहीं, साथियों के साथ बातचीत करना या पुरस्कार के लिए प्रयास और दंड से बचकर, तो ये भी नहीं बताया, और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन ये भी नहीं बताया है। आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, तो साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित जो भी 2020 वाली जो है, उससे जो भी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन बनेंगे, वो एक सिंगल वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एनसीएफ 2005 की जब हम बात करें तो उससे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, लगभग 33 क्वेश्चन, वो मैंने वीडियो बना दी है, आप लोग जाकर वीडियोस वाले सेक्शन में देख सकते हो। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो जब हम बात करते हैं साथियों बहुभाषावाद की, तो बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम साथियों बात करें कि क्लास में बहुत सारे अलग अलग भाषा, जैसे किसी की अलग भाषा किसी को आती है या थोड़ी सी किसी को अलग भाषा आती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, बहुभाषावाद के बारे में बताऊं तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक से अधिक भाषाओं को समझना या सीखना या लिखना या उनको पढ़ने की क्षमता जो है, इसी को बहुभाषावाद कहा जाता है। उसके बाद देखिए 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ठीक है, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, ये किसका उदाहरण साथियों? यहाँ पर साफ साफ आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जेंडर पक्षपात हो रहा है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे एक सिंगल क्वेश्चन जो है ना, ये समझ लीजिए, अगर बात करें साथियों, पूछा ही पूछा जाता है जेंडर पक्षपात पे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 10-10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चंस में देखेंगे, जैसे कि अभी आपने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 10 क्वेश्चन देखे। अब आप लोग साथियों 10 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के देखेंगे। तो ये मॉडल पेपर अगर आप चाहते हो डेली चले तो डेली चलेगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर के माध्यम से पूरे सीटेट एग्जाम को कवर किया जाएगा। मेरा मानना है अगर 5 से 6 मॉडल पेपर भी आप देख लेते हो तो पेडागोजी में साथियों बहुत ही शानदार हो जाओगे, आपका स्कोर पेडागोजी में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 11वें नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है, आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताइए। चलिए, देखिए, अगर बात करें स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल सही। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, रटने को साथियों प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, क्या लिखा हुआ साथियों? सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए, बिल्कुल। सीखने के लिए बहुत ज्यादा देखा जाए तो किताबों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डी वाला है साथियों कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं हो, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा है, यानी कि ए बी सी बिल्कुल सही है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वो सीखते हैं। वो सीखते हैं साथियों सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से या ब्रेल लिपि के माध्यम से। तो मैं कहूंगा साथियों सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो सीखते हैं जो बच्चे बोल या सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, यहां पर अंधों की, जो लोग देख नहीं पाते उनकी बात नहीं की गई है, जो लोग बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं उनको सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके सिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अन्न से भिन्न है? यहां पर आप लोग देखेंगे नदी है, पहाड़ है, झील है, तालाब है, झरना है, तो सबसे अलग कौन सा है साथियों? देखिए, झरने से भी पानी निकलता है, तालाब में भी पानी होता है, झील से भी पानी निकलता है, नदी में भी पानी होता है, लेकिन पहाड़ की जब हम बात करते हैं तो पानी से इसके कोई संबंध नहीं है। सबसे अलग कौन सा होगा? पहाड़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? इनमें से साथियों किसको कम कर दिया जाना चाहिए? ईवीएस की कक्षा में क्या वाद विवाद को कम कर दिया जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। चित्र पठन को कम कर दिया जाना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। कथा को भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन विवरण की जब हम बात करते हैं कि चीजों को बहुत व्याख्यान तरीके से बताना नहीं चाहिए, बहुत आसान लैंग्वेज में बताना चाहिए और बहुत कम शब्दों में बताना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम्पल देकर भी समझाया जा सकता है। तो कुल मिला के साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो विवरण के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है साथियों? तो हमेशा हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होगी? सबसे उम्रदराज मादा हाथी, यानी कि उस पूरे झुंड में जो सबसे ज्यादा उम्र की मादा हथनी होगी ना साथियों, हथनी होगी, वही साथियों मुखिया होगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है साथियों? इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा स्थान केरल पर है? तो केरल का कोझिकोड साथियों आपने जरूर सुना होगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि ईवीएस से पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? इसमें से क्या करें साथियों? तो ईवीएस हमें अच्छे तरीके से आ जाए, वो ईवीएस का एक अच्छा संसाधन हो सकता है सीखने के लिए। क्या साथियों विश्वकोश होगा? तो कह सकते हैं नहीं साथियों। उसके अलावा साथियों यहाँ पर साथियों अगर विकिपीडिया की बात करें तो वो भी सबसे अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्षेत्र भ्रमण की अगर बात करें, अगर जगह जगह पर जाओगे, अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण करोगे, तो साथियों ईवीएस को सीखने में थोड़ी सी आसानी आपको मिलेगी। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित में से किसके घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू के रस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम वाला ये प्रश्न है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, यानी कि मगरमच्छ जो मारे जाते हैं, शिकार बनाए जाते हैं साथियों, अगर बात करें तो ये किसके लिए इन शिकारी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं? सींगों के लिए इनको मारते हैं, त्वचा के लिए मारते हैं, दांतों के लिए मारते हैं, खुशबू के लिए मारते हैं। तो मैं साथियों बताऊंगा कि जो मगरमच्छ की त्वचा होती है ना, इनसे हैंडबैग बनते हैं और बहुत सारे जूते वगैरह, चमड़े वगैरह की चीजें बनती है ना, इसलिए इनको मारा जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्वचा के लिए जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है? सरल से जटिल के सिद्धांत पर। बिल्कुल सही साथियों, सरल से जटिल के सिद्धांत पर ही आधारित है ईवीएस का सीखना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो अब साथियों आपके सामने हिंदी के प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न आपने देखे सीडीपी के, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए साथियों 11 से लेकर 20 तक प्रश्न आपने देखे ईवीएस के। अब 21 से 30 तक आप देखोगे हिंदी के प्रश्न, हिंदी के पेडागोजी। उसके अलावा साथियों 31 से 40 तक आप देखेंगे मैथ की पेडागोजी को। तो 21वें नंबर के प्रश्न का साथियों उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और रूपरेखा 2005 के आधार पर पठन कौशल से क्या तात्पर्य है? तो या अक्षरों को पढ़ना, या समझ के साथ पढ़ना, या कठिन वाक्यों को पढ़ना? तो मैं कहूंगा साथियों समझ के साथ पढ़ना इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगर आप चाहते हो साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ की अगर बात करें 2005 वाला, इसके लिए मैंने 33 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक से बनते हैं ना, वो साथियों उसकी वीडियो पीडीएफ पूरी तैयार कर दी है, उसकी अब वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप चाहते हो देखना तो वो आप साथियों देख सकते हो वीडियोस वाले सेक्शन में जाकर, या मैंने साथियों कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके साथियों वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? यानी कि एक ऐसा बच्चा है जिसकी घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि सबसे नजदीकी उत्तर कौन सा होगा प्रश्न का। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, उसको गृहकार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, या कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। अगर कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण कराओगे तो और बच्चों का क्या होगा, उनको फिर दिक्कत होगी। तो यहां पर कहा जा सकता है साथियों बहुभाषिकता शब्द यहां पर आएगा। बहुभाषिकता क्या होती है? कई सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना साथियों, वो बहुभाषिकता एक तरीके से कह सकते हैं। यानी कि अगर बात करें कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उस बच्चे की भी समझ में आता रहे और जो बच्चे हैं उनकी भी समझ में आता रहे। वाइगोत्स्की के अनुसार देखिए, जब जब वाइगोत्स्की का नाम आएगा ना, तो वाइगोत्स्की कैसे साथियों मनोवैज्ञानिक हैं? ये बच्चों से संबंधित मनोवैज्ञानिक है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब यहां पर आपको खाली जगह बताना, यहां पर खाली जगह है, यानी कि जो बच्चे आंतरिक भाषा का व्यापक उपयोग करते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं, या व्यक्तिगत भाषा, निजी भाषा या मौन भाषा। तो मैं कह सकता हूं साथियों वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे निजी भाषा का व्यापक उपयोग करते हैं वो अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। इधर की उधर लगाने का साथियों अर्थ क्या होता है? तो मैं कह सकता हूं चुगली करना इधर की उधर लगाने का अर्थ होता है। प्रत्येक दृष्टि से भिन्न शब्द की आपको पहचान
पहचान करना है बताइए। देखिए मधुरता में भी ता प्रत्यय है, प्रभुता में भी ता प्रत्यय और हीनता में भी ता प्रत्यय है, लेकिन राष्ट्रीय में ता प्रत्यय नहीं है, इसलिए सबसे भिन्न जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अगर बात करें संस्कृति का संधि विच्छेद आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या लगाना है साथियों, समधन कृति लगाना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाषा के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, सही कह सकते हैं। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, बिल्कुल सही। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, बिल्कुल सही। भाषागत विविधता एक समस्या है, तो भाषागत विविधता एक समस्या नहीं कह सकते साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आप देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है साथियों, बताइए। तो अगर बात करें व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, बिल्कुल नहीं साथियों। भाषा के विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करना, यह भी नहीं साथियों। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो मैं कह सकता हूं साथियों आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए, और जिनका आंसर यहां पर 1 नहीं 4 है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, बताइए। यहां पर अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अलावा कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो घटना वर्ण करना ये तो ठीक ठाक प्रभावशाली है, कम प्रभावशाली नहीं है। परिचर्चा करना ये भी प्रभावशाली है, संवाद अदायगी ये भी है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना साथियों ये कम प्रभावशाली है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। चलिए कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, अब इसका आंसर आपको बताना है साथियों कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी तब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। तो साथियों पूरी जानकारी दे इसलिए गलत हो जाएगा। वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, व्याकरण के नियमों को नहीं बताना है, ये मना है साथियों। मतलब देखिए परिभाषाओं पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो प्राथमिक वाला बच्चा होता है ना, उसको परिभाषाएं याद नहीं कराना है, उसको व्याकरण के नियम बहुत ज्यादा नहीं बताना है, उसको बहुत आसानी तरीके से सिखाना है, कुछ रट्टा नहीं लगाना है। वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर जब बात आती है साथियों पहाड़ों की टेबल की, तो वो तो बच्चे से रट्टा लगवाना है। क्योंकि अगर उसको ये कहोगे कि तुम समझो कि 2 छंग 12 होते हैं या 7 सत्ते 49 होते हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको रटेगा ही। तो पहाड़ों में साथियों छूट है। अगर कभी भी आपके सामने आता है कि बच्चे को पहाड़ों को रटवाना चाहिए तो कह देना बिल्कुल हाँ रटवाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए, हाँ इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि वे बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराएं, तो केवल आगे इसलिए गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, यानी कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि गणित के एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। तो साथियों क्या परामर्श देंगे, बच्चों को अभ्यास के लिए एक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे, तो बिल्कुल नहीं। अभिभावकों को परामर्श देना है कि वे बच्चों को घर पर ट्यूशन लगाए, तो ये तो साथियों बिल्कुल गलत लग रहा है। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करेंगे, या वर्ष के अंत में बच्चों के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करेंगे। मतलब वर्ष के अंत में ऐसी कक्षाओं को तैयार करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर 3 है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों मैथ के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चंस चलिए, ये यहां पर 31 नंबर से मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके थे। अब 32वें नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 2/3 प्लस बराबर 11/12। 2/3 कैसे लिख सकते हैं, 2/3 साथियों इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस लगा दिया। अब यहीं पर तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर साथियों हम x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। बराबर 11/12 का मतलब क्या है, तो 11/12 इसका मतलब है। अब साथियों अगर बात करें ये x इधर आ जाएगा, बराबर करके 11/12 ऐसे हो जाएगा। अब ये प्लस का है ना साथियों, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कराना आती होगी, तो मैं बता देता हूं 11 3 साथियों कितना होता है, 33 हो जाएगा। ठीक है,
पेन टैब का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूं, इस वजह से ऐसी राइटिंग आ रही। तो 11 तियां 33 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, अपॉन में साथियों क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, जब 36 आ जाएगा तो 33 में से साथियों जब 24 जाएगा तो 9 आ जाएगा और नीचे 36 आ जाएगा, यानी कि 9 बटे x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 9 बटे 36 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 तियां 9 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 3/12 आंसर आपका आ जाएगा। क्या पॉइंटों में आंसर है, नहीं है, तो 3/12 यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा था ना 11/12 को 11/12 लिख दिया था, तो ऐसे यहां पर आएगा 3/12 को 3/12 लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 के 12 हिस्से करें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है? आपको ये देखना है साथियों, गणित में मानचित्रण के बारे में कौन कौन से कथन बिल्कुल सही हैं। मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार बनाता है, तो बिल्कुल बनाता है। मानचित्रण एक स्थान संबंधी सोच को मजबूत करता है, बिल्कुल करता है। मानचित्रण समानुपातिक सोच को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्रण का आरेखन शामिल होता है, तो साथियों आसपास का ही नहीं होता है, दूर दूर का भी होता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि पूछा गया था गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। गणित में चिंतन और तर्कण का एक निश्चित तरीका आविष्ठित है। यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर या अन्वेषण उपागम हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़कर और छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करके या गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों को दोबारा लिखकर, तो नहीं, पाठ्यपुस्तक में दी गई समस्याओं प्रश्नों को हल करने पर बल देकर। तो साथियों ये भी गलत लग रहा है, तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका जो बिल्कुल सटीक रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ रहेगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए और देखिए कि पूछा जा रहा है साथियों, मोहन ने अपनी मां से कहा उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपए जमा हो गए, तो ये धनराशि कुल मिला के साथियों कितनी हुई। इस प्रकार का प्रश्न आपके स्क्रीन पर कभी भी आ जाए तो आपको देखना है कि गुल्लक में कितने रुपए हैं, 11,000 हैं, तो हमने 11,000 साथियों इस प्रकार लिख लिए। उसके बाद क्या है, 1100 भी हैं, तो 1100 भी साथियों हम लोग लिख लेंगे ऐसे करके। उसके बाद कह रहे कि 11 रुपए हैं, मतलब 1111 रुपए हैं, तो 11 रुपए ऐसे लिखेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे ना साथियों तो 0001 ऐसे आ जाएगा आपका, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक आ गया आपका। उसके बाद ये भी आपका एक आ जाएगा। उसके बाद ये भी, एक सेकंड में थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही है, यहां पर 1 आ गया, इसका 1 आ गया, 1 1 लिख लिया, और ये आपका 1 आ गया, यहां पर 1 लिख लिया, ये आपका 2 आ गया, ये मैंने 2 लिख लिया, और ये आपका 1 आ गया, यानी कि 12,111 साथियों कहां पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा, और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है एक घन का आयतन जो है ना वो 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। घन की भुजा की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा। अगर बात करें एक सबसे पहले साथियों घनाभ का आयतन हम लोग यहाँ पर निकाल लेते, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू साथियों, लंबाई की अगर बात करें LBH कह सकते हैं, LBH कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाइट और ब्रीथ और ये आपकी लेंथ हो जाएगी, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगी। ये क्या है साथियों, ये घनाभ का आयतन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पेन टैब का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो L साथियों कितनी है, यानी कि लंबाई कितनी है, तो 9 सेंटीमीटर है, इंटू चौड़ाई कितनी है साथियों 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये घनाभ का आयतन निकल के आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं साथियों, 9 चौक आपके कितने हो जाएंगे, 9 चौक आपके हो जाएंगे, एक सेकेंड, 6 चौक आपके 24 हो जाएगा, और 24 की 9 से जब गुणा कराएंगे तो 216 निकल कर आएगा। तो ये तो साथियों क्या आ गया, यह घनाभ का आयतन आपके सामने आ गया। अब यहां पर यह कहा गया था कि एक घन का आयतन जो है ना साथियों, ये किसके घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ का आयतन हमारे निकल कर आ गया है, यानी कि ये घन का आयतन है, ये हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है साथियों, ए क्यूब होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ए क्यूब बराबर कितना है, ए क्यूब बराबर है साथियों 216 है।
तो a बराबर कितना हो जाए, क्योंकि ये क्यूब होता है साथियों, किसका होता है आप लोग जानते हैं 6 का होता है। जब 6 इंटू 6 इंटू 6 कराया जाता है तो 216 आता है। यानी कि आंसर की अगर बात करें साथियों, घन की भुजा क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। घन की भुजा 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि राधा से एक शिक्षक ने कहा 13 इंटू 5 का गुणनफल कितना होगा। राधा ने उत्तर दिया 55 होगा, किंतु अध्यापक ने कहा लिख कर दिखाओ, तो उसने सही लिख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उसे चाहिए कि उसे संख्याओं का ज्ञान करवाया जाए तथा पहाड़ों को कंठस्थ करवाया जाए, या शिक्षक को अधिक से अधिक गणित के प्रश्न हल करवाने चाहिए, या राधा से लिखित कार्य ही करवाए जाएं, या उससे बोर्ड पर प्रश्न हल करवाए जाएं। सबसे पहले यहां पर बात साथियों कही गई है कि यहां पर देखिए 13 इंटू 5 का गुणनफल कितना होगा, तो राधा ने उत्तर दिया 55 होगा, यानी कि उसने गलत उत्तर दिया। किंतु जब उससे कहा गया कि लिखकर दिखाओ, तो उसने 65 लिखकर दिखा दिया, यानी कि सही लिखकर दिखा दिया। तो अगर बात करें साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि उसे संख्याओं का ज्ञान करवाना जाया जाना चाहिए और पहाड़ों को कंठस्थ करवाना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों पहाड़ों को समझाया नहीं जा सकता है बच्चे को। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी समझ में आ जाता है। तो अगर उसको पहाड़े भी ना याद हो ना, तो वो समझ समझ के सोच सोच के कर लेगा। जैसे अभी मैं हूँ, मुझे भी पहाड़े नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अभी इतनी समझ मुझ में आ गई है कि मैं कितनों का पहाड़ा भी आपको बता सकता हूँ, आप जितने मुझसे पूछो, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों को पहाड़े कंठस्थ ही करते हैं। तो कंठस्थ यहाँ पर गलत नहीं होगा। अब आपको कंठस्थ शब्द आया है तो गलत हो जाएगा ना, हर जगह गलत नहीं होता है। पहाड़ों वाले मामले में मैंने शायद आपको बताया था इसी क्लास में। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं, उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बीज गणित में तो हम नहीं क्या करते हैं, आकृतियों आकारों का अध्ययन नहीं करते हैं, अंक गणितीय शाखा में भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ज्यामितीय शाखा में जरूर करते हैं। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि गणित विषय में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बताइए। हल हल को याद रखने की मतलब जो सॉल्यूशन है उसको क्या रट लेना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। गणनाओं में प्रवीणता, कैलकुलेशन में प्रवीणता होनी चाहिए, या अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्रबद्ध करने की। तो साथियों कहा जा सकता है इस प्रश्न का सही उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। सीटेट की एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो 4 ऑप्शन आपके सामने आते हैं, एक प्रश्न होता है। 90% कहा जा सकता है कि जो ऑप्शन सबसे लंबा है ना वही उत्तर होता है, लेकिन 90% चांस होते हैं। तो कभी भी ऐसा हो जाए कि दो ऑप्शन में कंफ्यूजन आपका हो, तो उसमें से वो आंसर आपको लगाना है जो थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ अभ्यास किया जा सके। तो साथियों बहुत से अभ्यास होने चाहिए। यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर की बात आई है। अब इंसान अगर साथियों 12th पास है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से प्रैक्टिस करने के लिए उसको सवाल चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की गई तो प्राथमिक स्तर में बहुत ज़्यादा उसको अभ्यास नहीं करना है। वह मोटी और बड़ी होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर बहुत मोटी और बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, या वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। ये भी है ठीक ठाक हो, लेकिन ये आंसर आपका नहीं हो सकता। तो कुल मिला के साथियों इस प्रश्न का आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यानी कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी एक विशेषता है, तो उसमें कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो ये साथियों 40 क्वेश्चन थे, इंग्लिश मैंने नहीं कराई, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर साथियों आपको कैसा लगा, पहली बात तो ये इसके बारे में आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने साथियों अगर बात करें सीडीपी की पेडागोजी कराई और वो 10 क्वेश्चन लिए जो हर बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और आपके आने की भी पूरी संभावना है। मैंने ईवीएस की पेडागोजी ली, मैंने हिंदी की पेडागोजी ली, मैंने मैथ की पेडागोजी ली। तो अगर आप पेडागोजी में साथियों कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं कि पेडागोजी के सेक्शंस में आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएँ, तो ये मॉडल पेपर जो आपका डेली होने वाला है, अभी ऐसी प्लानिंग है कि डेली होने वाला है, अगर आप लोग कहेंगे तो डेली मैं इसको कराऊंगा। 40 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट या 50 का रख लूंगा, सभी विषय को एक साथ करा डालूंगा।
तो इस क्लास के बारे में आपको बताना है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, अपने कम से कम एक मित्र को इस क्लास को आपको अवश्य शेयर करना है जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों, मैंने एक सीटेट के लिए स्पेशली प्लेलिस्ट तैयार की है। उस प्लेलिस्ट को आप जाकर देखिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा और तैयारी में भी आपके चार चांद अवश्य लग जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने साथियों आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहाँ से जाइएगा और उसको वॉच कीजिएगा और सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा बहुत आसानी से। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।